नमस्कार सभी जो गुड इवनिंग ऑल। तुसा सभी दा हिमाचल महाभंडारा कोर्स में बड़ बई स्वागत। तुसा सभी दा स्वागत करदा मैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जी हम, विच इज वेरी 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 रेलेवेंट फॉर हिमाचल एग्जामिनेशन। एज वी हैड सीन इन द एनालिसिस कि गवर्नमेंट पॉलिसीज बहुत पूछी जाती हैं। सो द वर्ड फिस्क इटसेल्फ, द वर्ड फिस्क, फिस्क इन इकोनॉमिक्स सर याद रखना है इसे प्लीज, जिंदगी में काम आएगा। फिस्क मींस गवर्नमेंट। फिस्क का मतलब ही गवर्नमेंट होता है। तो ये फिस्कल पॉलिसी किससे डील कर रही है सर? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कमाई कमाई एंड खर्चा, कमाई एंड खर्चा, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। इस टॉपिक को सर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, बड़े ही सिंपल तरीके से समझेंगे इसे। हम मानेंगे कि हमारे फादर की एक, सिर्फ मानने के लिए, परचून की दुकान है सर। परचून इज करियाने की दुकान है सर, और पापा फैमिली करियाने की दुकान चलाते हैं और उससे फैमिली का खर्चा उठाते हैं। सो फिस्कल पॉलिसी, इसमें हमने सरकार को घर मान लिया है, और घर का खर्चा और घर की कमाई के हिसाब से इसे समझेंगे, बहुत आसानी से समझ आएगा। राइट। सो पहली बात है क्या जी? गवर्नमेंट वर्ड हमने माना था हियर, दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी विच इज कंसर्न्ड विद रेजिंग रेवेन्यू through taxation and other means and with deciding on amounts and purposes of government spending. So मेजर सी बात क्या है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि कितनी हमारी कमाई है, उसे कैसे कैसे कमाई को हमने मैनेज करना है, एंड कैसे उस कमाई को कहाँ पे और कितना कितना खर्चना है। सो सरकार जब ये करती है कि कमाई कितनी है और कितना खर्चा करना उससे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। राइट। रिसीट्स मतलब कमाई, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, are divided into revenue and capital accounts through the constitution, and article 1112 talks about revenue and other expenditure but does not mention capital account. कॉन्स्टिट्यूशन कहता है रेवेन्यू एंड अदर एक्सपेंडिचर में बांटो जी अपनी खर्चे को, बट हमने दो में बांटा हुआ है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब इसको घर के एग्जांपल के साथ माने तो रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा का खर्चा, कि भाई दही लानी है जी, लेट्स से कोई धनिया लाना है, या हर महीने सैलरी तो देनी देनी है, कोई परचून की दुकान पे भाई रखा हुआ डब्बे उठाने को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसकी सैलरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है सर। अब पापा को गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में क्या बिकेगा? कोका कोला, आइसक्रीम, या कुछ ठंडी चीजें, तो उसके लिए हमें फ्रिज लेना है जी, या हमने दुकान में लाइटें लगवानी है जी। सो एनीथिंग विच इज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, रोजमर्रा का खर्चा नहीं है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिमिलर इज द रेवेन्यू। सो वी हैव डिवाइडेड द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इनटू टू हेडिंग्स। रोजमर्रा का खर्चा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाला लॉन्ग टर्म जो कभी कभी करते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सीधी सी बात। राइट। पहले हम इसे एक प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में भी बांटते थे, बट दैट लेड टू अन और डिस्टॉर्शनरी इफेक्ट्स वी कैन से, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स वी कैन से। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, कि सरकार के खर्चे मान के चले, स्कूल बनाना तो आ गया जी प्लान एक्सपेंडिचर, बट टीचर्स को सैलरी देना नॉन प्लान। सो नॉन प्लान कहता ही है कि इसे कम करो, ये प्लान के बिना है। सो अगर आप टीचर्स को सैलरी नहीं टाइम पे दे रहे, या फिर आप टीचर्स को ही एक्सप्लॉइट करने की सोच रहे हो, सर इंस्टीट्यूशन ऐसे कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर से कुछ ना कुछ करा के फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करिए जा रहे हैं। राइट। सो अगर आप टीचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो कैसे आपकी एजुकेशन अच्छी होगी? सो दैट इज व्हाई नाउ वी हैव रिमूव्ड इट सिंस 2017 and 18 budget. We do not segregate budget on basis of plan and non-plan expenditure, but we follow the revenue and capital account. राइट। सो दो चीजें हो गई जी, एक तो रिसीट्स कमाई जो पापा ने बेचा कुछ, एंड खर्चा जो पापा ने खर्चा किया, माल डाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो रेवेन्यू अकाउंट में सरकार की क्या आएगा? कमाई क्या है सरकार की? जो हम टैक्सेस देते हैं वो सरकार के लिए कमाई है, जो भी कोई कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा, जो जीएसटी बन गया सब कुछ। एंड इंटरेस्ट, किस चीज पे इंटरेस्ट जी?
इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सरकार ने किसी को लोन दिया हुआ है, सरकार ने लोन दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है, क्यों नहीं दिया हुआ? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को दिया हुआ है, मार्केट में दिया हुआ है, सो लोन पे ब्याज आएगा जी। और जो कंपनियां खोली हुई हैं, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी या फिर एलआईसी, जो आजकल प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये जो कमाएंगे वो सरकार को डिविडेंड देगी। आरबीआई भी तो सरकार की कंपनी है। जो आरबीआई को प्रॉफिट होगा वो किसका है? डिविडेंड वो सरकार का, बिकॉज आरबीआई सरकारी कंपनी है। सो कमाई होगी। रेसीट्स को भी हमने दो में बांटा, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। रोजमर्रा की कमाई लाइक टैक्सेस, ड्यूटीज एक्सेट्रा। एंड कैपिटल अकाउंट में कौन सी कमाई आ गई? जो सरकार को लोन मिला, पापा ने लोन ले लिया जी एक, वो हमारे घर में तो आया ना, हमारे लिए तो कमाई है, बट रोज तो नहीं लेंगे हम लोन। सो मार्केट लोन्स, बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, अदर इंस्टीट्यूशन, एडवांसेस, या फिर किसी को लोन दिया हुआ था वो वापस आ गया। So all those would be capital account receipts. आना, receipt is आना, right? receipt नहीं होता मेरे हिसाब से, receipt होता है, but if you want to say call it receipt तो ठीक है। receipt मतलब आना, कमाई। दो तरीके की, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रोजमर्रा की कमाई, कोई सामान बेच दिया पापा ने, सरकार के लिए रोजमर्रा क्या है? टैक्सेस। और कैपिटल अकाउंट में रेवेन्यू क्या है जी? जो रोज रोज नहीं होना, जैसे लोन ले लिया या लोन आपने किसी को दिया था वापस आ गया। जैसे इसको ये देखना है कि घर के खर्चे से हिसाब लगा लेना, ये घर के अंदर आ रहा है तो रिसीट हो जाएगा, घर के बाहर जा रहा है तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा सर, वो खर्चा माना जाएगा। एंड अगर ये घर में रोजमर्रा से चल रहा है सर, तो ये रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। अगर ये कभी कभी आने वाला है और बहुत ही मोटा सा अमाउंट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब 10 रुपए का लोन थोड़ी लोगे, सो देन वो कैपिटल हो जाएगा। सो आपको सवाल सॉल्व करने में हेल्प करेगा सर। जब सवाल आ जाता है ना, विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, विच आर द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो हमें पता होना चाहिए कि रोजमर्रा का खर्चा इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कभी कभी होने वाला इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, राइट? सो मूविंग फर्दर, रेवेन्यू डेफिसिट एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इससे पहले एक और कंसेप्ट आना चाहिए सर, फिस्कल डेफिसिट। ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है शायद, सो कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस? सो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। आमदनी हुई जी आपकी, लेट्स से अठन्नी, अठन्नी वाज 25 पैसे, 0.25, एंड खर्चा कर दिया आपने 1 रुपया। तो विच इज ग्रेटर, खर्चा और एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर? सो व्हेन एवर एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट। और ये सरकार को डेफिसिट होए सर, तो उसे क्या बोलेंगे? सरकार का टर्म लगा देंगे, फिस्कल डेफिसिट। सो व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? फीजल डेफिसिट भी बोलते हैं कुछ लोग, बट चलो मैं फिस्कल डेफिसिट बोलता हूँ। सो फिस्कल डेफिसिट मींस व्हाट? सरकार की आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। सो ऐसा अगर आपके घर में हो सर, आमदनी तो आपके पास आई थी, आपके पास टोटल पड़े हैं जी 100 रुपए, आपने खर्चा करना है 200 रुपए, तो अब आप कहाँ से लाओगे? 100 रुपए लोन ले लोगे, उधारी, उधारी ले लोगे लोन। सो वही सरकार करेगी सर, बट सरकार के पास क्या है? जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, सरकार के पास क्या है? नोट छापने की भी मशीन है आरबीआई के पास। सो सरकार नोट भी छपवा सकती है, बट अगेन जब आरबीआई छाप के देगा तो वो लोन का ही पार्ट माना जाएगा, प्लीज रिमेंबर। एंड इसके बारे में डिटेल्स हैं, अभी आगे करेंगे, राइट? बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। दैट मीन सिंपल लाइन, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया सरकार का। तो क्या ऐसा होना चाहिए सर? क्या आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होना चाहिए कि सरकार को ज्यादा कमाई करनी चाहिए, कम खर्चा करना चाहिए? ज्यादा खर्चा करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज वी लिव इन अ वेलफेयर इकोनॉमी, वेलफेयर कंट्री। हमारी सोशलिस्टिक वेलफेयर कंट्री है सर। सरकार कहाँ खर्चा करेगी? सरकार को खर्चा करना चाहिए पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने में, पब्लिक गुड्स। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट्स बना दिए, फॉर एग्जाम्पल रोड्स बना दी। सो सरकार के बारे में समझना है। दिस गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट अ
नॉट अ वेल्थ एक्यूमुलेटर बट अ वेलफेयर गवर्नमेंट, वेलफेयर कंट्री, वेलफेयर कंट्री है सर हम। तो हमारा थोड़ा सा खर्चा हमेशा आमदनी से ज्यादा होना चाहिए सरकार की तरफ से, बिकॉज हमने प्रॉफिट एक्यूमुलेट करना सरकार का मकसद थोड़ी है, लोगों का भला करना सरकार का मकसद। सो कुछ अमाउंट ऑफ 3%, मतलब अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं जीडीपी में जी, तो 103 रुपए खर्चना, 103 रुपए, 100 रुपए रेवेन्यू में कमाए, नॉट जीडीपी में, टोटल रेवेन्यू आपका 100 रुपए है, तो 103 रुपए खर्चना तो यार हम लोग लॉ से ही मानते हैं कि दैट इज गुड फॉर द नेशन, विच इज दिस एक्ट। ये इसकी बात करते हैं अभी आगे जाके, बट आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, कि ओवरऑल कमाई रेवेन्यू और कैपिटल रिसीव्ड में मिला के कम थी और एक्सपेंडिचर ज्यादा था सर। सो कमिंग बैक टू दिस स्लाइड, रेवेन्यू एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। सो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा जी, मतलब कि हमारी रोजमर्रा की कमाई कम थी और एक्सपेंडिचर ज्यादा था। एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट। सिंपल सी बात, ये तो कोई बात ही नहीं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, डेफिसिट मतलब आमदनी 98, खर्चा रवैया, और रेवेन्यू अकाउंट में होगा तो रेवेन्यू डेफिसिट। लुक एट हियर, लुक हियर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स ऑन टैक्स एंड नॉन टैक्स साइड, मतलब जो भी टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो जितना ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उससे कम रेवेन्यू रिसीट है, मतलब कमाई कम है आपकी रोजमर्रा की, खर्चा रोजमर्रा का ज्यादा, दैट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट। बट रोज रोज हम ऐसा नहीं ना कर सकते कि रोज रोज ज्यादा खर्चा करें और कमाई कम करें। सो रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू रिसीट की चलो बात करते हैं। सो रोजमर्रा का खर्चा कैसे है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से मान्य अगर, सो मिनिस्टर्स का खर्चा, सरकार चलाने का खर्चा, right? So all those expenditures should be reduced because they do not lead to infrastructure creation, they do not lead to long term investment। ये तो रोजमर्रा का खर्चा है। सो हमने क्या एम करा है जी, रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो पे लेके आना है, राइट। सो रेवेन्यू डेफिसिट है क्या, एज ए सेड, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। सो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसीट से तो हम मानेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। हम इसे जीरो क्यों करना चाहते हैं सर, बिकॉज ये कोई इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर रहा सर, ये तो रोजमर्रा का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, कंज्यूम हो जाता है ये। एक दही ले रहे थे, फिर हमने महंगे वाली दही ले ली, केक लेना था वहां चोर बेकर्स पे चले गए, 12,000 का केक ले आए, व्हाट्स दैट। अरे भाई कंट्रोल करो, राइट। सो हम जीरो क्यों लाना चाह रहे हैं, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट नहीं क्रिएट कर रहा सर। बट फिर सरकार ने देखा कि हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सर, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक इसमें भाग है जो हम स्टेट्स को दे देते हैं पैसा, स्टेट्स को ग्रांट्स दे दिए जी, वो भी यूनियन गवर्नमेंट के लिए। यूनियन गवर्नमेंट के लिए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, बट लेट्स से भी स्टेट को 100 रुपए दिए थे हमने, यूनियन गवर्नमेंट ने, उसमें से स्टेट ने 50 रुपए, 50 रुपए खर्चे जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अपने, मतलब स्टेट ने अपने खर्चे कर लिए रोजमर्रा के, बट 50 रुपए उन्होंने खर्चे जी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। 50 रुपए में लेट्स से भी बाकी 50% में उन्होंने स्कूल्स वगैरह बना लिए, रोड्स बनवा दी स्टेट में। सो कमिंग टू दिस, एज ए सेड कि हमने 100 रुपए दिए यूनियन ने स्टेट को एज ग्रांट, तो यूनियन के लिए क्या हो गया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट उसी 100 में से स्टेट ने 50 रुपए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लगा दिए। सो अब ये 50 रुपए जो यहाँ पे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हुए थे, बट अल्टीमेटली तो देश में ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, देश में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सो हमने मोर कॉम्प्रिहेंसिव निकाला मेजर 2012 में, यूपीए की सरकार ने ही, ऑब्वियसली 2012 में थी जो। सो इन्होंने मोर इफेक्टिव मेजर निकाला, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। दिस इज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड द ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, राइट। सो ये जो 50 रुपए स्टेट ने इस 100 के ग्रांट में से 50 रुपए कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने को कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करे थे सर,
सो वो हमने टोटल रेवेन्यू डेफिसिट से माइनस कर दिए. व्हेन टोटल रेवेन्यू डेफिसिट इज deducted by the grants for creation of capital assets, then we arrive at effective revenue deficit. So ERD क्या हुआ जी? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, जो सरकार ने स्टेट को दिए, स्टेट ने कैपिटल क्रिएशन कर ली सर उससे. राइट? आई होप दैट्स क्लियर. कोई डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते रहना जी मुझे. Now coming to another kind of deficit, sir, budget deficit. This has been discontinued because it only considers the difference between the total budgeted receipts and the expenditure, the amount that was printed by RBI. अब प्रिंट करने पे लगभग रोक लगा दी है कि डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए प्रिंट ही नहीं करी जाना अपने पैसा. अगर प्रिंट करी जाओगे तो क्या होगा वो हम आगे जाके मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे. बट जस्ट एन आइडिया कि अगर आप पैसे को कागजों की तरह, नोट्स की तरह प्रिंट करी जाओगे तो पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी सर. कैसे? छोटे से एग्जांपल से यही समझ लेते हैं. चलो लेट्स से इंडिया में सिर्फ 10 एप्पल्स बनते हैं जी. 10, जस्ट एन एग्जांपल, 10 एप्पल्स बनते हैं इन टोटल. हमारे हिमाचल में तो बहुत बन जाते हैं, इसी से बहुत ज्यादा. बट जस्ट एन एग्जांपल, 10 एप्पल्स बनते हैं. और इंडिया में टोटल करेंसी है, टोटल नोट जो है हमारे पास, टोटल दुनिया के पास, इंडिया के पास रुपये 100 रुपए. तो 10 एप्पल बने तो एक एप्पल कितने का बिक जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का. बट बन तो 10 एप्पल ही रहे, हम एकदम से बढ़ा तो सकते नहीं इसे. सो अगर हमने पैसे और प्रिंट कर लिए, लेट्स से भी 100 रुपए के ऊपर 2,000 रुपये और 5,000 रुपये और प्रिंट कर लिए, टोटल मनी हमने 5,000 कर दिया, तो एप्पल 50 रुपए का हो जाएगा. अगर इसे 10,000 कर दिया तो एप्पल कितने का हो जाएगा? 1,000 रुपए का हो जाएगा, 500 रुपए का होएगा. सॉरी, इधर सॉरी फॉर द बैड मैथ्स, प्लीज आप मत करना. इधर 1,000 रुपए का हो जाएगा. राइट? सो whenever you increase the currency in circulation or money supply, then you lead to inflation. So that is why we cannot just go on कि खर्चा था नहीं. ऐसे मान लो कि परचून की दुकान में खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं हम, कमाई है नहीं, तो हम क्या करते हैं? रात को प्रिंटर यूज करके 2,000 के नोट छाप लेते हैं. हमारे लिए तो ये है कि हम तो पकड़े जाएंगे, सरकार को तो लाउड तो है, बट फिर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. इसलिए द कंसेप्ट of printing money was actually discarded, and even the budget deficit was discarded in 1997. Right? So going ahead, monetized deficit क्या होता है, जो मैं पहले समझा रहा था, borrowing made from RBI through printing fresh currency. डेफिसिट भरने के लिए आपके खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, आपने नए नोट प्रिंट कर लिए, सो सरकार कहां से कराएगी? आरबीआई से करा लेगी. बट this has been discontinued since 2006 as part of FRBM Act, जिसकी हम डिटेल आगे करेंगे. राइट? क्यों करा है हमने समझ लिया कि बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जाएगी और ऊपर से ऊपर क्या होगा? पॉलिटिकल पार्टीज पैसा बांटने के लिए भी छुपाने लग जाएंगे. सो अपनी कमी, अपनी खर्चे की कमी पूरी करने के लिए आप लोग भी नोट कभी छापने की ना सोचना. राइट? देन व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? बजट डेफिसिट के बाद एक और तरीके का डेफिसिट आता है सर, प्राइमरी डेफिसिट. डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट्स. सो लेट्स सी भाई, सरकार का खर्चा, फिस्कल डेफिसिट, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये में, लेट्स से सरकार का फिस्कल डेफिसिट 50 रुपए है जी. और इस 50 रुपए में क्या क्या है? दैट इज एक्सपेंडिचर माइनस इनकम और एक्सपेंडिचर माइनस रिसीट्स. सो एक्सपेंडिचर में एक हिस्सा किस चीज का होगा? जो हमने पुराने लिए हुए लोन है उस पे ब्याज भी तो देते हैं. लेट्स से भी जैसे मोदी साहब एलेज करते हैं कि कांग्रेस सरकार ने बहुत ज्यादा लोन ले लिए अपने टाइम पीरियड में, लेट्स से भी 10 यूनिट्स या 10 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ हमने, और ये 50 रुपए हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है, सॉरी फिस्कल डेफिसिट है. सो इस फिस्कल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट भी तो होंगी, बिकॉज एक्सपेंडिचर का ही तो पार्ट है. एक्सपेंडिचर में लेट्स से 10 रुपए इंटरेस्ट पेमेंट थी, सो हम ये फिस्कल डेफिसिट में से 10 रुपए निकाल लेंगे, 40 रुपए आ जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट. सो 40 रुपए क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम? बिकॉज दिस वुड से अ न्यू गवर्नमेंट इज असेस्ड फॉर इट्स फिस्कल परफॉर्मेंस, जो मोदी साहब रिपीट करते हैं कि मुझे उन चीजों पे ना जज करा जाए जैसे कि मुझे ब्याज देना पड़ रहा है
जो कांग्रेस सरकार ने अपने टाइम में लिया था उनको ब्याज देना पड़ रहा है, पेट्रोल सब्सिडी वगैरह एक्सेट्रा पे, राइट। सो वो वाले डेफिसिट्स, वो वाला इंटरेस्ट, ये मोदी साहब की गलती तो नहीं है, ये तो उनसे पहले का चल रहा है जी। सो इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम निकाल लेते हैं फिस्कल डेफिसिट में, तो क्या होता है, न्यू गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस हमारे सामने आ जाती है, राइट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज ट्राइंग टू assess properly or comprehensively the performance of the current year and current government, right sir? So going ahead, deficit financing, ये जो मोनेटाइज डेफिसिट था ना सर, करेंसी छाप देना, मोनेटाइज कर रही है सरकार, मोनेटाइज डेफिसिट कर रही है गवर्नमेंट। जब आरबीआई नोट छाप रही है तो आरबीआई के प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो आरबीआई प्रिंट्स मनी, सेम बात है, ये दो पहलू हैं जी। जो मेरे को खाना मिल रहा है मैं उसे कहता हूँ वाह वाह मजा आ गया, मम्मी खाना बना रही है वो कहती है बेचारा ओहो यार इतना इतना खाता है ये, राइट। सो एक ही बात है, जब सरकार डेफिसिट को नई करेंसी प्रिंट करा रही है तो वो है जी मोनेटाइज डेफिसिट, और जब आरबीआई करके दे रही है उसे बोल रहे हैं डेफिसिट को फाइनेंस करना, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और जो मनी आरबीआई प्रिंट करती है टोटल, दैट इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस। ये तीन टर्म्स याद रखना, हाई पावर्ड मनी, रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस है क्या, मनी प्रिंटेड बाय आरबीआई, राइट सर। एक सवाल, कौन सा ऐसा करेंसी का पार्ट है जो आरबीआई खुद नहीं छापती? मेजॉरिटी ऑफ द करेंसी नोट्स एक्सेट्रा आर प्रिंटेड बाय आरबीआई। सो दो सवाल कर लेते हैं, एक तो कहाँ छपते हैं हिंदुस्तान में नोट, पता होना चाहिए है ना, धक्का डालना पड़ सकता है, नहीं नहीं सर पेपर में आ सकता है। दूसरा, कौन सा ऐसा करेंसी का पार्ट है जो आरबीआई खुद नहीं छापता? प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो कमिंग टू, हमने पहले बात करी थी क्या फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, हमने कहा हाँ, क्योंकि हम वेलफेयर सरकार में रह रहे हैं। तो कितना होना चाहिए सर, कितना होना चाहिए? राइट होना चाहिए, जो एफआरबीएम एक्ट ने पहले कहा था 3% होना चाहिए। टू अ लिमिटेड एक्सटेंट एफडी और फिस्कल डेफिसिट इज इंपॉर्टेंट एज गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू हेल्प ग्रोथ एंड वेलफेयर इंक्रीजेस। कैसे सर, ये समझो, ये था जी खर्चे का नलका, ये खर्चे का नलका है, इसमें से नोट निकल के आ रहे हैं। सो सरकार क्या कर रही है, नोट मार्केट में फेंक रही है, लो जी खर्चा करते हैं। मार्केट में क्या कर रही है सरकार, लेट्स से रोड्स बनवा रही है, टॉयलेट्स बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है। सो जो भी बना रहा है वो लेबर, मिस्त्री, इंजीनियर, इनको तो कमाई मिल रही है, इनकम हो रही है इनको। सो जब भी सरकार ढंग से खर्चा करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, तो पब्लिक को इनकम होगी सर। और अगर पब्लिक को इनकम होगी तभी पब्लिक स्पेंड करेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेसेस के पास प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। सो इसी हिसाब से सरकार अपना खर्चा बढ़ा के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को स्पर कर सकती है सर। इसको ध्यान से फिर से सुन लेना कि सरकार ने खर्चा बढ़ाया, रोड बनाए, टॉयलेट्स बनाए, स्कूल बनाए, लेबर और इंजीनियर्स और माल वाले सीमेंट वाले सबको कमाई हुई, तो इनकम होगी इनकी, इनकम हुई, अब कमाई थी तभी इन्होंने खर्चा किया, खर्चा किया तो बिजनेसेस के पास प्रॉफिट पहुंच गया, प्रॉफिट पहुंचा तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी। सो दिस बिकम्स अ वर्चुअस साइकिल सर। और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो ग्रोथ आ रही है। सो सरकार ने अपना फिस्कल पॉलिसी को फिस्कल एक्सपेंडिचर के थ्रू स्परिंग ऑफ ग्रोथ करी। बट क्या फिर तो सरकार को पैसे बहा देने चाहिए सर? बट अगर बहुत ज्यादा हो जाए, ओवर शूट्स अ रैशनल थ्रेशोल्ड, सॉवरन डेट क्राइसिस कहना कर, जैसे कहा हुआ था पिग्स नेशन। ये पिग्स नेशन कौन सी थी सर? हैं, पिग्स नेशन, ठीक है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। क्या होगा जी, सॉवरन डेट क्राइसिस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि सरकार ने लोन लिया, अभी एक भाई साहब ने लोन लिया था, विजय माल्या साहब, तो वो लोन वापस नहीं कर पाए तो कहाँ भाग गए, यूके। अब अगर सरकार ने भी बहुत ज्यादा लोन ले लिया विजय माल्या साहब की तरह और वो भी वापस ना कर पाए, तो क्या सारी सरकार यूके भाग सकती है? नहीं सर। तो कितनी देश की बेइज्जती होगी। सो सॉवरन डेट क्राइसिस इज व्हेन द गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट रिटर्न, गवर्नमेंट दिवालिया बोल जाए।
तो कितना बुरा हाल होगा सारी गवर्नमेंट का, सारे बिजनेसेस का हिंदुस्तान में। सो दैट इज वाई फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, राइट। इकोनॉमिक सर्वे इस साल का कुछ और आर्ग्यू भी करने की कोशिश कर रहा है, सही टाइम आने पे वो बात भी करेंगे। बट फिर भी अपना खर्चा, चाहे आपके पास प्रिंट करने की एबिलिटी है, चाहे लोन लेने की एबिलिटी है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि किराने की दुकान है एकदम से ही 4 शोरूम खरीद के चला दो। धीरे धीरे करके एक्सपैंड करेंगे। जब आप लोग HAS ऑफिसर, HPAS ऑफिसर बन जाएंगे, SDM लग जाएंगे, तनख्वाह आएगी घर पे, तो दूसरी और अच्छी दुकान हो जाएगी, है ना। छोटे भैया को एक और दुकान खोल देना, बट एकदम से तो नहीं ना हो सकता। सो एक खर्चा एकदम नहीं बढ़ाना है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, बट क्योंकि वेलफेयर सरकार है तो थोड़ा सा डेफिसिट इज गुड फॉर द नेशन। एंड मॉडरेट क्यों रखना है जी, खर्चा कंट्रोल में क्यों रखना है? लार्ज डेफिसिट्स डिप्राइव द नेशन ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंटरजेनरेशनल इक्विटी। कैसे? आपने लेट्स से भी आपने 2000 साल में बहुत तगड़ा लोन ले लिया जी। लेट्स से इंडिया ने 50 लाख करोड़, 50,000 लाख करोड़ का लोन ले लिया। अब इसका ब्याज तो अगली जनरेशन को देना पड़ेगा। लेट्स से भी 50 साल का लोन था ये, ब्याज तो इंटरेस्ट तो अगली जनरेशन देगी। मजे आप उठा रहे हो और इसको आपने उसी टाइम खर्च कर दिया, मर्सिडीज भी ले लिया, ऑडी भी ले ली, सब कुछ ले लिया सर। बट ब्याज तो अगली जनरेशन को भरना पड़ेगा, अगले टैक्स पेयर्स को भरना पड़ेगा। एंड दिस में लीड टू रेकलेस एक्सपेंडिचर एज वेल, कि सारे मंत्रियों को जी अब सोने के गोल्ड के हाउसेज दे दो, तो व्हाट विल हैपन? दिस विल रूइन द नेशन, राइट। सो वी हैव टू keep the expenditure moderated, right sir? And BOP pressures, BOP here means balance of payment। ये दुनिया के साथ आपका क्या हिसाब है? इंडिया US के साथ, इंडिया जापान के साथ, सारी नेशंस के साथ ट्रेड करता है। सो BOP कौन सा अकाउंट होता है, इसको डिटेल में भी करेंगे, बट अभी इतना समझो कि लेट्स से भाई अब इंडिया ने जापान को कुछ बेचा और इंडिया ने लेट्स से US को, इंडिया ने US को कुछ बेचा और इंडिया ने US से कुछ लिया। जो अकाउंट ये सारा हिसाब रखता है ना कि कितना पैसा दुनिया से इंडिया में दुनिया से आया या इंडिया से दुनिया में गया, उस अकाउंट को कहते हैं BOP या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सो अगर हम बहुत बड़े लोन, बहुत बड़े फिजिकल डेफिसिट लेने लग जाएंगे, सो BOP प्रेशर बन जाएगा। इसको डिटेल में हम BOP चैप्टर में करेंगे, राइट। एंड व्हाट इज फिस्कल स्टिमुलस? फिस्कल स्टिमुलस में फिर वही नलका बना लेते हैं, काम आ जाएगा। थोड़ी सी ड्राइंग को माफ करना सर। सो वही नलका है हमारे पास, ये खर्चे का, पैसे का, नोटों का नलका है। काश हमारे घर भी होता। सो सरकार, ये यहाँ पे बना भी हुआ है देखो। सो सरकार ने क्या करा, स्पेंडिंग को रेज कर दिया, टैक्स को कम कर दिया। सो स्पेंडिंग से क्या हुआ था, हमने मानना इनकम इंक्रीज होगी लोगों की। स्पेंडिंग रेज करने से क्या हुआ था, हमने डिराइव करा था पीछे, इनकम इंक्रीज हो गई। और टैक्स करने से एक्सपेंडिचर कम हो गया, जो टैक्स में देना था। सो इससे क्या हुआ, लोगों के पास पैसा बचने लगा जी। सो अब जब पैसा आ गया तो हम डिमांड बढ़ा लेंगे। जब पैसा नहीं था तो घर में एक ही गाड़ी थी, एक ही टीवी था, एक ही मोबाइल था पापा के पास। अब पैसा ज्यादा आ गया तो बच्चे के पास भी iPhone 11 है, पापा के पास मर्सिडीज है शायद, बच्चे के पास ऑडी है, और मम्मी के पास कौन सी होनी चाहिए, जैगवार मान लेते चलो। और टीवी हर कमरे में है। टीवी के साथ साथ स्मार्ट टीवी आ गया जी, स्मार्ट LED आ गया जी। सो डिमांड बढ़ी जा रही है ना। सो व्हाट विल दिस डू, दिस विल स्पर ग्रोथ। दिस इज कॉल्ड फिस्कल स्टिमुलस सर, फिस्कल स्टिमुलस। कि सरकार ने खर्चा बढ़ाया अपना और टैक्स कम कर दिए। ग्लोबल रिसेशन में हमने इसे ही यूज किया, क्योंकि ग्लोबल रिसेशन में क्या हुआ, लोग खर्चा कर नहीं रहे, इनकम गिरे जा रही है, और डिमांड है नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी गिरे जा रही है सर। सो सरकार ने क्या करा, डिमांड अपने खर्चे से शुरू करी। एंड गवर्नमेंट टू रिकोर्स टू कीन्सियन सोल्यूशन। जो कीन्स का गवर्नमेंट फिस्कल एक्सपेंशनिज्म की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में। सारे प्रीवियस लेक्चर्स क्रोनोलॉजिकली देखना, नहीं तो मजा नहीं आएगा, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पंप प्राइमिंग। इसके आगे पंप मान लो कि पैसे का पंप है और हम पैसे गिर रहे हैं, सरकार पैसे गिर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सपेंडिचर कर रही है, खर्चा कर करके पैसे गिर रही है पंप से। सो दिस इज पंप प्राइमिंग एज वेल, राइट। सो फायदा क्या हुआ पंप प्राइमिंग का सर,
फिस्कल स्टिमुलस करके, फिस्कल स्टिमुलस जिसने स्टिमुलेट कर दिया इकोनॉमी को टुवर्ड्स ग्रोथ एंड आउट ऑफ रिसेशन, राइट सर। और ये आ गई FRBM एक्ट। ये क्या है जी? सो FRBM एक्ट, अपनी परचून की दुकान पे वापस चलते हैं। अब किराने की दुकान पे जी पापा कमा रहे थे लेट्स से 80,000 पर मंथ। अब एक बच्चे ने मांगा पापा आईफोन 11 लेके दो, पापा ने ले दिया। दूसरे बच्चे ने मांगा आईफोन 12 आने वाला है, वो बुकिंग करा दो, करा दिया। उसने बोला चलो अभी के लिए लैपटॉप ले दो 80,000 का, ले दिया। कोई बात नहीं, पुराने पैसे खर्ची जा रहे हैं, हम लोन ले जा रहे हैं, ब्याज ले जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मम्मी ने देख लिया जी, मम्मी ने देख लिया। मम्मी कहती है क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? सो नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ दे सिट टुगेदर मम्मी एंड पापा, नाउ दे सिट टुगेदर मम्मी एंड पापा, नाउ दे डिसाइड कि हमारा एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ता जा रहा है सर, ये तो बहुत ही उदासी की बात है, एंड हमारी कमाई तो उतनी है शायद। तो अब हमने क्या करना है सर? एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, कमाई को कंसोलिडेट, कमाई को रैशनलाइज करना है। सो जो हम चीज फालतू में उधारी पे दे ही जा रहे हैं या लोग हमारे पैसे मार जाते हैं, उसको बंद कराना है। किसी को उधारी पे सामान नहीं देना, और फालतू के आईफोन 11 लैपटॉप ये कोई बेफालतू की चीजें नहीं लेके देनी। लैपटॉप लेके देना है ठीक है, सस्ते वाला ले दो जो हमारे औकात में आता है। सो खर्चे को कंट्रोल करना, फालतू का खर्चा ना करना। मम्मी ने ये समझाया, पापा मम्मी ने बैठ कर डिसाइड। सो ये FRBM एक्ट बेसिकली वही कह रही है। FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन का, इसका मतलब क्या बना सर? फिस्कल कंसोलिडेशन का, ये 2003 में एक्ट बनाई थी, दैट सॉरी, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब बना खर्चा कम करो, रिड्यूस करो, रैशनलाइज करो, एंड जो कमाई है सर उसको, फालतू की कमाई वेस्ट ना होए। हमारी परचून की दुकान में था कि लोग उधार लेके भाग जाते हैं, और गवर्नमेंट के लिए क्या होगा, लोग टैक्स इवेड कर जाते हैं, है ना, टैक्स चोरी कर लेते हैं, उसको रोको, टैक्स कलेक्शन को परफेक्ट करो, राइट। सो इसने बेसिकली कहा क्या है, बियॉन्ड रैशनल लिमिट्स बोरो ना करो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए बोरो ना करो, एंड धीरे धीरे धीरे, सॉरी, बोरिंग ओनली फॉर एसेट क्रिएशन। कभी भी सर ये जिंदगी में भी ध्यान रखना, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए महंगी अरमानी की जैकेट लेने के लिए कभी लोन नहीं लेना सर। एजुकेशन लोन लेना, राइट, होम लोन लेना, बिजनेस लोन लेना, जो काम आए एजुकेशन में, बिजनेस में। अरमानी की जैकेट में कुछ नहीं करना, लड़की इससे नहीं आएगी, ना ही परफ्यूम से आएगी। HPAS क्लियर करो, SDM लगो, लाइन लग जाएगी, राइट। सो यही ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए लोन ना लो, एसेट क्रिएशन के लिए ले लो, एंड इंटरनल डेट, जितनी देनदारी देश में है उसको लिमिट करो, एंड RBI should not be the primary lender. RBI cannot print the money or fresh currency just to give credit, right sir? And एम रख दिया जी हमने कि बजट में एम करना है हमने कि 2018-19 तक FRBM में हमने एम बनाया कि 3% फिस्कल डेफिसिट टू GDP रेशियो। FD टू GDP कितना होना चाहिए? 3% सर। FD टू GDP 3%, एंड नो टारगेट हैज बीन सेट फॉर रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट ओरिजिनली टारगेट कितना था इधर? 0%, कि रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है। बट अब हमने इसे अमेंड क्यों करा है? बिकॉज कोरोना आ गया, तो अब हमने इसे अमेंड भी करा है। एंड न्यू स्टैट्यूटरी एंकर्स रिलेट टू जनरल, जस्ट अ सेकंड सर, न्यू स्टैट्यूटरी एंकर्स रिलेट टू जनरल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट डेट रेशियोज that are to be reduced to 60% and 40% of GDP respectively. That is general, center and state दोनों, and central debt to GDP. ये NK सिंह साहब ने की एक कमेटी बनी थी जिसने FRBM को रिव्यू करा है। उसने बोला है कि फिस्कल डेफिसिट को टारगेट करने की जगह आप किसको टारगेट करो सर? डेट टू GDP रेशियो, डेट टू GDP रेशियो को टारगेट करो। और एक
जनरल डेट टू जीडीपी रेशियो होगी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों सरकारों का डेट माना जाएगा, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट की डेट टू जीडीपी रेशियो होगी जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। सो जनरल को कितने तक रिड्यूस करना है? 60% तक, एंड सेंट्रल को कितने तक रिड्यूस करना है? 40% तक रिस्पेक्टिवली, राइट? सो गोइंग फर्दर सर, अबाउट इन आर्टिकल सॉरी एफआरबीएम एक्ट वाज बेस्ड ऑन विच आर्टिकल? ये आ सकता है एचएस में, प्लीज ध्यान रखना। Based on Article 292 of the Constitution that gives power to Parliament to limit borrowing by Government of India. So FRBM Act भी Constitution पे based है। और ये अगला जो बात है वो यूपीएससी में आया था, that the following documents are to be laid in both houses of Parliament along with budget. Annual financial statement is budget, right? And demand for grants. These two are actually part of budget. So कौन से डॉक्यूमेंट्स एफआरबीएम ने बोला सर कि कौन से ले डाउन करने हैं? मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी एंड स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। सो ये आया था मेरे ख्याल कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट कौन सी एक्ट के अंडर आपने डिपॉजिट करनी है या ले डाउन करनी है। सो आंसर वाज एफआरबीएम। ये 2020 के प्रीलिम्स यूपीएससी की बात, तो ध्यान रखना है, राइट? सो गोइंग फर्दर, द ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास एक तो फिस्कल डेफिसिट है ही है, सरकार की खुद की कमाई इंडिया में, आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, और करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जो रोजमर्रा के खर्चे आप दुनिया के साथ करते हैं। सो एक तो आपका इंडिया में टोटल खर्चा और कमाई में फर्क है, खर्चा ज्यादा है, और इवन जो आप बाहर से रोजमर्रा का खर्चा कर रहे हैं उधर भी खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है। सो दोनों इकट्ठे पड़ जाते हैं सर, फिस्कल डेफिसिट भी एंड करंट अकाउंट डेफिसिट भी। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ट्विन डेफिसिट सर, राइट? So FD and fiscal deficit and current account deficit feed into each other. How do they feed into each other, sir? कैसे फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट एक दूसरे को फीड करते हैं, ये आप बताना मुझे प्लीज इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट अटमोस्ट अटेंशन एंड इंटरैक्शन, नॉट अ मोनोलॉग बट अ डायलॉग, राइट? सो गोइंग फर्दर जी, फिस्कल कंसोलिडेशन की हम लोग पहली बात कर चुके हैं। कंसोलिडेशन मम्मी पापा साथ में बैठे थे। सो नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट कि खर्चा कम करो एंड कमाई के स्रोतों को वेस्ट मत जाने दो, राइट? सो एनके सिंह रिव्यू कमेटी सर, इन्होंने क्या कहा? ये मेंस में ज्यादा काम आएगा, प्रीलिम में ध्यान रखना कि एफआरबीएम को रिव्यू करने वाली कौन सी कमेटी थी? एनके सिंह कमेटी सर। इन्होंने क्या कहा? हम पहले ही बोल चुके हैं कि फिस्कल डेफिसिट की जगह डेट टू जीडीपी पे फोकस करो। 60% जनरल, 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली एंड 20% अलोन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट? एंड फ्लेक्सिबिलिटीज इन डेफिसिट टारगेट्स दो जी, फ्लेक्सिबिलिटीज, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। इन्होंने कहा कि अगर बुरा समय आ गया, जैसे कोरोना आ गया, तो ऐसे ना बोल दो कि 60% करना है या 4% करना है। इनको फ्लेक्सिबल रेंज दे दो, जैसे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंडर इन्फ्लेशन टारगेट को फ्लेक्सिबल रखा है। कितना इन्फ्लेशन टारगेट है अपना? अगेन प्लीज in the comment section, sir. Then what are state development loans? State development loans are debt securities auctioned by RBI. This again I will explain in monetary policy, sir. Leave it over here. Let's come to zero based budgeting. Zero based budgeting क्या होता है जी? So zero based budgeting को बड़े अच्छे से समझते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है, बाकी सब आपको समझ आ जाए। So let's say अब एक प्लान पहले की, लेट्स से सरकार की 4 प्लाने चल रही हैं जी, 4 प्लान्स, ए बी सी और डी इसी साल नहीं लाए हैं हम। सो हमारे पास खर्चने को इन 100 प्लान में 100 रुपए हैं। हम पहले क्या करते थे, बिकॉज ये ए लेट्स से सबसे पुरानी है, 25 साल से चल रही है, तो हमने सोच लिया लेट्स से ये ए प्लान थी लेट्स से एसटीडीज बनाने की, जो पहले एसटीडी बूथ्स होते थे। सो लेट्स से वो प्लान थी और ये 25 साल से चल रही है। और ये बी प्लान लेट्स से टॉयलेट्स बनाने की थी, सी प्लान लेट्स से कोई और तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मान लेते हैं, बुक्स प्रिंट करने के लिए थी, और डी प्लान हॉस्पिटल्स बनाने के लिए थी। सो पहले कैसे खर्चा होता था, हम देखते थे कि ये 25 साल से चल रही है जी, पुरानी है, तो इसको तो पैसा देना ही देना है। तो बिना कुछ इवेल्युएट करे हम इसकी पुरानी चीजें मान के कि पुरानी प्लान है तो इसमें तो भरना ही भरना है, तो लेट्स से भी
₹30 100 में से हम इसमें दे देते हैं कि चलो पुरानी प्लान है चलने दो, और बाकी सारे इनमें बांट देते हैं पैसे। बट व्हाट हैपन सर, जीरो बेस्ड बजटिंग ने क्या कॉन्सेप्ट लाया कि ए बी सी डी 4 प्लान्स थी, तो हमने ऐसे ही नहीं पैसा बांट दिया कि पुरानी चल रही है, हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखा कि अगर हम इसमें ₹20 डालते हैं तो कितना हमें मुनाफा होगा सोसाइटी वाइज, सोसाइटल बेनिफिट, नॉट मॉनेटरी प्रॉफिट, आउटकम बेनिफिट, कि क्या अब एसटीडी बूथ बनाने का फायदा है? वो नहीं है सर, बिकॉज सबके पास लगभग मोबाइल्स हैं। भले इससे बढ़िया तो इंटरनेट पैक फ्री में दे दो कि हम क्लास लगा सके, या फिर हमें बुक्स प्रिंट करने का ज्यादा फायदा है, हॉस्पिटल बनाने का या स्कूल बनाने का, व्हाटएवर। सो इन तीनों में ज्यादा फायदा है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। बिल्कुल फ्रेश तरीके से, जीरो लेवल से लेके दोबारा से फ्रेश एनालिसिस करा हर एक स्कीम का, एंड प्रायोरिटी के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से, सोशल आउटकम्स के हिसाब से हमने उन पे पैसा खर्च किया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग सर, राइट? सो नेक्स्ट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग. So you focus on your top goals or better goals. Easy to see exactly where you can space and spurge, कि कहाँ खर्चा करके आपको ज्यादा रिटर्न आएगा, ज्यादा बेनिफिट आएगा, ये आप देख सकते हो. एंड लीव्स रूम टू अडेप्ट एंड इम्प्रूव, जैसे एसटीडी हटा के अब हमें लोड ही नहीं एसटीडी बूथ लगाने की, राइट? कॉन्स क्या है जी? रिक्वायर सम ट्रायल एंड एरर. आपको लग गया कि एसटीडी बूथ हटा दिए हमने और इंटरनेट पैक दे दिए फ्री में, बट इससे क्या हुआ, लोगों ने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, इंटरनेट पैक यूज करके पढ़ने की जगह डिस्ट्रैक्ट हो गए. सो ट्रायल एंड एरर की लोड है जी इसमें. इजी टू कॉन्स्टेंटली रीएडजस्ट एंड क्रंच नंबर्स. की प्रॉब्लम क्या आ सकती है सर, कि भाई रीएडजस्ट बार बार करके आप एक लाइन में लगे थे, आपको लगा कि ये लाइन दूसरी जो है ये जल्दी चल रही है, तो आप यहाँ पे चौथे नंबर पे आ गए. अब ये वाला चला गया तो आपने सोचा यहाँ तीसरे नंबर पे आ जाते हैं. अब ये वाला चला गया, आपने सोचा यहाँ दूसरे पे आ जाते हैं. फिर ये दोनों लाइनें में ये आप इधर खड़े हैं और ये लाइन चल पड़ी, ये लाइन चली नहीं, अब जो मर्जी कर लो. सो व्हाट कैन यू डू? सो कॉन्स्टेंटली शिफ्ट करना एंड क्रंचिंग नंबर्स, एंड इट क्रिएट्स प्रेशर्स टू सेट रिजिड स्पेंडिंग गाइडलाइंस. ये अगली बारी फिर इवेल्युएट होगा, एंड गवर्नेंस इज नॉट अ परफेक्ट साइंस सर, राइट? So going further, crowding out effect, again we will deal more properly in monetary policy, but थोड़ा सा समझा देता हूँ. Excessive government borrowing can lead to shrinkage of liquidity in the market forces and interest rate goes up, private investment suffers. कैसे सर? So let's say भी इंडिया के पास टोटल ₹100 थे जी बैंकिंग सिस्टम के पास लोन देने को. सो सरकार ने इसमें से ₹90 ले लिए, तो बाकी प्राइवेट सेक्टर के पास पड़े ₹10 बचे. सो अब ये ₹10 के पीछे डिमांड है जी ₹1000 की. अब सेब मान लो, रुपये मान लो कि 10 सेब है और डिमांड 1000 की है, तो सेब का प्राइस कहाँ जाएगा? बहुत ऊपर. तो इसी हिसाब से ये पैसे का प्राइस कहाँ जाएगा? बहुत ऊपर. व्हाट इज पैसे का प्राइस? जो इस पे ब्याज लग रहा है. सो अब ब्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो लेट्स से ब्याज बहुत ही हाई हो गया, लेट्स से भी 40% ब्याज पे पैसा मिल रहा है, आपके बिजनेस पे रिटर्न है 12%, तो अब लोग ही नहीं, यू विल स्टेप आउट ऑफ द मार्केट. सो व्हाट इज गवर्नमेंट डूइंग? लेट्स से कमरा था, इसमें 20 लोगों की जगह थी, 20 लोगों की जगह थी, सरकार ने 18 तो अपने ही भेज दिए. सो जो बाकी प्राइवेट वाले थे वो तो क्राउड बाहर चला गया. दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन द इकोनॉमी बिकॉज they cannot take the funds at such a high price. So excessive government borrowing can lead to shrinkage of liquidity. 100 में से 80 गए, and the interest rate goes up. Private investment suffers because they are crowded out, sir. They do not have funds at easy rates, right? Then small savings also. Small savings क्या है जी? सरकार की कमाई कराता है, इंदिरा विकास पत्र एक्सेट्रा. इसमें पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है कि आप सरकार के पास टाइम डिपॉजिट्स करते हैं. नेशनल सेविंग स्कीम, इंदिरा इंडिया नहीं, इंदिरा होना चाहिए, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, पीपीएफ, ये सारी सेविंग्स आपकी सेविंग्स हैं सरकार के लिए. तो एक तरह से कमाई आई है ना थोड़े टाइम के लिए, आपको ब्याज देगी और अपने लिए वो रिसीट मान लेगी, राइट? सो गोइंग फर्दर, दे कंट्रीब्यूट टू द फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट. उनके लिए तो कमाई होगी ना सर.
एंड इसकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेना, बट HAS आई डोंट थिंक वोंट गो देयर। एक चीज जो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, जो भी स्मॉल सेविंग्स आती हैं उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में होल्ड करा जाता है। ये पॉलिटी का कंसेप्ट है, पॉलिटी में जरूर आएगा, राइट। देन लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज बजट रिफॉर्म्स। सो बजट रिफॉर्म्स में क्या है जी? बजट रिफॉर्म्स, दीज आर इन रिसेंट ईयर्स द फॉलोइंग बजट रिफॉर्म्स हैव बीन टेकन। क्या क्या रिफॉर्म कर रहे हैं हम? करना क्या चाहते हैं? सिंक्रोनाइजेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस विद जनरल इकोनॉमी सर, एंड कटिंग डाउन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। जो भी हम अज्यूम करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसको हमने रिफॉर्म्स के थ्रू कोशिश करें कि पहुंच सके। सो बजट प्रेजेंटेशन प्रीपोन्ड। अब हमारा बजट कब आता है? जो मार्च में आया करता था, अब फरवरी में आएगा। एंड रेलवे बजट प्रेजेंटेड सेपरेटली सिंस 1924। किसके कहने पे सेपरेट करा था हमने? सर विलियम एकवर्थ, अंग्रेज आदमी थे 1924 में, हम आजाद नहीं थे। बट अब हमने सेपरेट नहीं रखा रेलवे बजट को, जनरल बजट के साथ मर्ज कर दिया है। किसने कहा सर? किसने कहा कि जनरल बजट और रेलवे बजट को मर्ज कर दो? कौन सी कमेटी थी? आप लोग कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा, राइट। एंड जो हमने पहले भी बात करी थी, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को रिमूव कर दिया। एंड शंकराचार्य कमेटी ऑन कैलेंडर फॉर बजट वाज सेट अप टू सजेस्ट व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट बजट कैलेंडर्स। सो शंकराचार्य बजट कमेटी का नाम ध्यान में रखना है सर। सो दैट इज इनफ फॉर द डे आई थिंक। So please pay attention to these classes and follow them in chronology. And thank you again for the great love. बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आपकी सेवा में आके, जो आप लोग बहुत ही प्यार कर रहे हैं। And we are planning a Telegram channel also to provide you all these notes in PDF format, right? So just leave me a text if you are enrolled in this course with your name sir. व्हाट्सएप पे मुझे एक टेक्स्ट छोड़ दो कि हाँ जी सर मैं एनरोल्ड हूं, तो आपको जल्दी से जल्दी उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी भेज दिया जाएगा। आपने बस एक टेक्स्ट लिखना है, माय नेम इज XYZ and Mahabandara course. My name Mahabandara course, right? So leave that. Thank you so much and thanks for watching.